प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किया गया विस्तार। 80 करोड़ परिवारों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्र ने अनलॉक के दूसरे चरण की नई गाइडलाइन जारी की। स्कूल कॉलेज खोलने सहित कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जारी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 101 नए मरीजों की पुष्टि। अंबिकापुर और बिलासपुर में कोरोना जांच लैब शुरू। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किए जाने की घोषणा की है। आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 महीनों तक देश के करीब 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज देने की योजना जारी रहेगी। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अनलॉक के पहले चरण में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय और अधिक सतर्कता की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन किए जाने पर ध्यान देना होगा। श्री मोदी ने देश के किसानों और करदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संकट के इस घड़ी में मेहनती किसानों और करदाताओं ने अपना दायित्व निभाया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये दिशा निर्देश आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार देश में स्कूल कॉलेज आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति या पास की जरूरत नहीं रहेगी। अब रात 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नए दिशा निर्देशों में पाबंदी के साथ कई गतिविधियों में छूट रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। आगामी 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी और गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही इस तरह की यात्राएं हो सकेंगी। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी अनिवार्य है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, शराब पीने और नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पाबंदी लगाई गई है।
देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मानवीय परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने मंजूरी दे दी है। अगले महीने से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने मिलकर देश के पहले वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। भारत बायोटेक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया है और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया है। DCGI और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले और दूसरे चरण में इस दवा का क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 82 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में अब तक 632 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में सबसे अधिक दुर्ग में 30 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। वहीं जशपुर से 25, रायपुर से 10, बलौदाबाजार से 8, गरियाबंद से 6, राजनांदगांव से 5, महासमुंद और रायगढ़ से 3-3, बेमेतरा, सुकमा और दंतेवाड़ा से 2-2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राजनांदगांव के जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि अस्पताल में बेहतर उपचार के बाद स्वस्थ होकर मरीजों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला जारी है। पॉजिटिव पेशेंट स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कल भी 32 पेशेंट डिस्चार्ज हुए थे और उसके एक दिन पहले संडे को 62 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल में सही उपचार और सही सलाह देने के कारण मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित सर्वोदय कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस इलाके में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों के संचालन और वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय और बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में कोरोना की जांच ट्रूनाट विधि द्वारा शुरू किए जाने के लिए लैब शुरू हो गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के संख्या के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार प्रदेश के 21 जिलों के 101 विकास खंड रेड जोन में हैं। रायपुर के 5 विकास खंड भी रेड जोन में शामिल है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले के सबसे अधिक 9 विकास खंडों को रेड जोन में रखा गया है। साथ ही रायगढ़ और जांजगीर चांपा में 8-8, जशपुर में 7, बलरामपुर, महासमुंद और दुर्ग जिले के 5-5 विकास खंडों को भी रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं 34 विकास खंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि इन ऐप से संचालित गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इस बयान में कहा गया है कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा चुराकर उन्हें गोपनीय ढंग से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। जिन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, शेयरिट और वीचैट सहित अन्य ऐप शामिल हैं। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके में एक युवक द्वारा आत्मदाह की कोशिश किए जाने के मामले की दंडाधिकारी जांच होगी। धमतरी जिले के एक युवक ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के सामने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि मुख्यमंत्री निवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को बचा लिया। यह युवक करीब 65% झुलस गया है। फिलहाल इस युवक का इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रायपुर सिटी एसपी पंकज चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि खुद को आग लगाने वाला ये युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मुख्यमंत्री निवास के आगे सड़क पर जहां पर वो चौराहा है उसकी एक ओर आगजनी कारित की गई, जिसे तत्काल उपस्थित कर्मचारियों ने बुझाया है
और बुझाने के बाद उसे जिला चिकित्सालय मोतिहारी में भेजा गया, जहाँ की उसका प्रारंभिक इलाज चल रहा है। इसके पश्चात उसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेजने की तैयारी है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगा है कि युवक मानसिक रूप से असंतुलित है और वह शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है, स्वयं को लेखक बताता है, इस तरह की कई बातें वह कर रहा है। हमारी जांच सभी दृष्टिकोणों से भी की जा रही है। धमतरी जिला कलेक्टर ने इस मामले की दंडाधिकारी जांच के लिए धमतरी के अनुविभागीय दंडाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इस मामले की जांच की समय सीमा 1 महीना तय की गई है। गरियाबंद जिले में पुलिस विभाग द्वारा वन्य प्राणियों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ जारी मुहिम के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर पुलिस ने वन्य प्राणी तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि माओवाद प्रभावित इलाके से तेंदुए की खाल बरामद होने के कारण इस मामले की माओवादियों के साथ संबंध की दृष्टि से भी जांच की जाएगी। ये जो वन्य प्राणी को हम लोगों ने वन्य प्राणी की खाल, जो तेंदुए की खाल को हम लोगों ने सीज किया, यह शोभा क्षेत्र जो कि पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानते हैं, वहाँ पर गई और हमारी टीम वहाँ पर पूरी साहस के साथ में गई और उसको सीज करके लाया। हम इसमें ये भी कोशिश करने की है कि ये जो खाल है इसको बेच करके, चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम लोगों को मिला है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में भी होगी कि इस खाल से मिलने वाला जो मनी है वह कहीं उनको सप्लाई तो नहीं हो रहा है। जिले में बीते 1 महीने के भीतर वन्य प्राणी तस्करों के खिलाफ ये तीसरी कार्रवाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए रायपुर स्थित उनके निवास स्थान पर सर्वधर्म प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जोगी की धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी से भेंट कर अपनी संवेदना जताई। राज्यपाल ने कहा कि श्री जोगी ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे छत्तीसगढ़ हमेशा याद रखेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जोगी के निधन से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक शून्यता आई है और ये हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके असर से बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश का दौर जारी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा और बिहार से तटीय ओडिशा तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है। आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अनुसार प्रदेश में बीते 1 जून से अब तक करीब 272 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।